नमस्कार साथियों, जीएस डिस्कवरी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम उत्तराखंड के इतिहास से कुणिंद राजवंश का अध्ययन करेंगे। यदि हम कुणिंद राजवंश की बात करें, तो कुणिंद राजवंश उत्तराखंड की जमीन पर ऐतिहासिक और राजनीतिक तौर पर सत्ता स्थापित करने वाला सबसे प्राचीनतम एवं प्रथम राजवंश माना जाता है। क्योंकि उत्तराखंड के इतिहास में कुणिंद राजवंश से पूर्व ऐसे किसी भी राजवंश का उल्लेख नहीं मिलता है जिसने उत्तराखंड के क्षेत्रों पर राजनीतिक तौर पर सत्ता स्थापित करी हो या फिर उत्तराखंड के क्षेत्रों पर शासन करा हो। लिहाजा कुणिंद राजवंशी वह पहली राजनीतिक शक्ति है जिसने स्वयं को उत्तराखंड के क्षेत्रों पर राजनीतिक तौर पर संगठित करा और काफी लंबे समय तक यहाँ पर शासन करा। तो आज हम इसी कुणिंद राजवंश का अध्ययन करेंगे। कुणिंद राजवंश के विषय में आज हम जिन तथ्यों पर चर्चा करने वाले हैं, उन तथ्यों में सबसे प्रमुख है कुणिंद राजवंश से संबंधित स्रोत अर्थात एविडेंस। कौन कौन से एविडेंस हैं जो हमें कुणिंद राजवंश के विषय में जानकारी देंगे, उनके बारे में पढ़ा जाएगा। और दूसरा है कुणिंद कालीन सिक्के। कुणिंद कालीन सिक्के कुणिंद राजवंश के विषय में सबसे अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। तो कुणिंद कालीन सिक्के कितने प्रकार के थे, क्या इनकी विशेषता रही है, और उत्तराखंड में कहां से प्राप्त हुए हैं, और उत्तराखंड से बाहर जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आदि स्थानों से भी कुणिंद कालीन सिक्के प्राप्त होते हैं। तो इनके बारे में विस्तार से पढ़ा जाएगा। तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा कुणिंदों का शासनकाल। इतिहासकारों ने कुणिंदों का शासनकाल कब से कब तक दर्शाया है, इसके बारे में भी चर्चा होगी। और अंतिम चर्चा का विषय होगा कुणिंदों का करतरपुर राज्य, अर्थात जिस समय भारत में गुप्तों का शासन चल रहा था उसी समय उत्तराखंड के क्षेत्रों में करतरपुर राज्य का उदय हुआ। और इतिहासकारों ने करतरपुर राज्य का संस्थापक भी कुणिंदों को कहा है। तो आखिर वो कौन कौन से एविडेंस है जो इस बात का खुलासा करते हैं कि करतरपुर राज्य कुणिंदों का ही एक अर्ध स्वतंत्र राज्य रहा होगा। तो इन सभी मुद्दों पर आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करेंगे एविडेंस की। तो कुणिंद राजवंश के विषय में जानकारी देने वाले हमारे पास दो प्रमुख स्रोत हैं, साहित्यिक और पुरातात्विक। साहित्यिक स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण है महाभारत। महाभारत में कुणिंदों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, जहां पर कुणिंदों को द्विज मुख के नाम से संबोधित करा गया, अर्थात महाभारत में कुणिंदों को द्विज शब्द के नाम से संबोधित करा गया। इसके अलावा महाभारत कालीन दो कुणिंद राजाओं का नाम भी हमें देखने को मिलता है। एक थी राजा सुबाहु जिनकी राजधानी श्रीनगर या फिर श्रीपुर थी, और दूसरे थी राजा विराट जिनकी राजधानी विराटगढ़ी अर्थात जौनसार क्षेत्र में अवस्थित थी। तो ये हमें महाभारत काल से ये जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है विष्णु पुराण, जहां पर कुणिंदोपत्यकस या फिर कुणिंदोपत्यकम नामक शब्द का उल्लेख मिलता है, जो कहीं न कहीं कुणिंदों के राज्य के संबंध में कहा गया होगा। तीसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है पाणिनि का अष्टाध्यायी, जहां पर हमें कुलुन शब्द का उल्लेख मिलता है। पांचवा महत्वपूर्ण ग्रंथ है टॉलमी का यात्रा वृत्तांत, जहां पर कुलिंद्रीन शब्द का उल्लेख मिलता है। अगर हम टॉलमी की बात करें तो टॉलमी एक यूरोपियन यात्री था जिसने भारत की यात्रा करी, और भारत की यात्रा के दौरान इसने भारत में जो कुछ भी देखा या पाया उसका वर्णन इसने अपने यात्रा वृत्तांत में करा है, जिसके तहत इसने कुलिंद्रीन शब्द का उल्लेख करा, अर्थात इसने कुनिंदों को कुलिंद्रीन शब्द के नाम से संबोधित करा, और टॉलमी के द्वारा भारत का भूगोल भी लिखा गया। पांचवा महत्वपूर्ण ग्रंथ है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जहां पर कुलिंद शब्द का उल्लेख मिलता है। और छठा महत्वपूर्ण ग्रंथ है बराहमिहिर का वृहत संहिता, जहां पर कोणिंद शब्द का उल्लेख मिलता है। तो कुल मिलाकर जो साहित्यिक ग्रंथ हमारे पास मौजूद है, इनमें कुणिंद जाति को या कुणिंद राजवंश को अलग अलग नामों से संबोधित करा गया। जैसे महाभारत में द्विज शब्द के नाम से, पाणिनि के अष्टाध्याय में कुलुन शब्द के नाम से, टॉलमी की यात्रा वृत्तांत में कुलिंद्रीन शब्द के नाम से, और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुलिंद शब्द तथा बराहमिहिर के वृहत संहिता में कुणिंद आदि शब्दों के नाम से कुणिंद राजवंश को संबोधित करा गया। हम बात करेंगे दूसरे पहलू की, अर्थात पुरातात्विक साक्ष्य। तो पुरातात्विक साक्ष्यों में हमारे पास अभिलेख एवं सिक्के हैं। सबसे पहले हम अभिलेखों की बात करेंगे। अभिलेखों में सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख कालसी शिलालेख है, जो कि मौर्य शासक अशोक से संबंधित है। कालसी शिलालेख में कुणिंद शासकों का हमें वर्णन मिलता है। दूसरा महत्वपूर्ण अभिलेख है मथुरा अभिलेख, जो यूपी में स्थित है। और तीसरा अभिलेख भरहुत अभिलेख, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो मथुरा एवं भरहुत अभिलेख दोनों शुंगकालीन अभिलेख है, जो हमें कुणिंद राजवंश के विषय में छिटपुट जानकारी प्रदान करते हैं। अब हम बात करेंगे अशोक के कालसी शिलालेख को, उसको हम थोड़ा सा विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि कालसी शिलालेख मौर्य सम्राट अशोक से संबंधित है। अशोक के द्वारा 257 ईसा पूर्व यमुना और टोंस के संगम पर कालसी नामक क्षेत्र में
कालसी नामक क्षेत्र में यमुना की सहायक नदी अमलाव नदी के बाएं तट पर एक शिलालेख स्थापित करा गया, जिसे इतिहास के पन्नों में कालसी शिलालेख के रूप में दर्ज करा गया। कालसी शिलालेख पाली भाषा में लिखित है। कालसी शिलालेख की जो भाषा है वो पाली है, जबकि लिपि के तौर पर ब्राह्मी लिपि का प्रयोग मिलता है। कालसी शिलालेख के खोजकर्ता जॉन फॉरेस्ट महोदय हैं, जिन्होंने लगभग 1860 ईस्वी में कालसी शिलालेख को खोजा। अगर हम कालसी शिलालेख के विषय वस्तु की बात करेंगे तो कालसी शिलालेख में अशोक के द्वारा मानव तथा पशुओं की चिकित्सा की बात की गई। जबकि इस क्षेत्र के लिए अशोक के कालसी शिलालेख में अपारांत शब्द का उल्लेख मिलता है। वहीं इस क्षेत्र के निवासियों के लिए पुलिंद शब्द का उल्लेख मिलता है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अशोक के कालसी शिलालेख में इस क्षेत्र के लिए अपरांत शब्द और इस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के लिए पुलिंद शब्द का उल्लेख किया गया। अर्थात जो कुनिंद जाति के लोग थे या कुनिंद जो राजवंश था, उसके लिए अशोक के कालसी शिलालेख में पुलिंद शब्द का प्रयोग किया गया है, जो हमें इस बात की जानकारी देता है कि जिस समय मौर्य शासक अशोक के द्वारा कालसी वाले क्षेत्रों में शिलालेख स्थापित किया गया, उस समय इस क्षेत्र में कुनिंदों का शासन चल रहा था, जिसके लिए उसने पुलिंद शब्द का प्रयोग करा। अब हम बात करेंगे पुरातात्विक साक्ष्यों के दूसरे पहलू की, जिसमें हम बात करेंगे कुनिंदकालीन मुद्राओं की। तो कुनिंदकालीन मुद्राएं कितने प्रकार की थी, आइए देखते हैं। कुनिंदकालीन मुद्राएं 3 प्रकार की थी। प्रथम था अमोघभूति प्रकार के सिक्के, दूसरे हैं अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के और तीसरे हैं छत्रेश्वर प्रकार के सिक्के। क्योंकि कुनिंदकालीन जो सिक्के हैं वो हमें सबसे अधिक जानकारी प्रदान करते हैं कुनिंद राजवंश के विषय में। अगर हम अमोघभूति प्रकार के सिक्कों की विशेषताओं पर नजर डालें तो इनको सबसे प्राचीनतम सिक्कों की श्रेणी में रखा गया। अगर धातु के रूप में देखा जाए तो अमोघभूति प्रकार के सिक्कों में ताम्र एवं रजत धातु का प्रयोग किया गया, जबकि लिपि के तौर पर ब्राह्मी एवं खरोष्टी का प्रयोग मिलता है। अमोघभूति प्रकार के सिक्कों में हमें एक लेख उत्कीर्ण मिला, जो कि इस प्रकार है, राजा कुनिंदस्य अमोघभूति महाराजस्य। अर्थात कुनिंद का एक शक्तिशाली राजा अमोघभूति था, जिसके द्वारा महाराज धीराज की उपाधि धारण की गई और उसके द्वारा जो सिक्के जारी किए गए उनको हम अमोघभूति प्रकार के सिक्के कह सकते हैं। इसके अलावा इतिहासकारों ने अमोघभूति प्रकार के सिक्कों पर हिंदू यवन प्रभाव अर्थात इंडो ग्रीक प्रभाव बताया है। जिस प्रकार के सिक्के हिंदू यवन शासकों ने भारत में जारी किए, उसी की नकल के सिक्के अमोघभूति के द्वारा जारी किए गए उत्तराखंड के क्षेत्रों में, जिन्हें हम अमोघभूति प्रकार के सिक्के कहते हैं, और इन पर इंडो ग्रीक अर्थात हिंद यमन प्रभाव पाया जाता। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि सबसे प्राचीनतम सिक्के कौन से सिक्के रहे होंगे, अमोघभूति प्रकार के सिक्के, अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के या फिर छत्रेश्वर प्रकार के सिक्के। तो इस विषय में इतिहासकारों के बीच मतभेद है कि सबसे प्राचीनतम सिक्के अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के थे या फिर अमोघभूति। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि अमोघभूति प्रकार के सिक्के सबसे प्राचीनतम थे, जबकि कुछ इतिहासकार अल्मोड़ा प्रकार के सिक्कों को सबसे प्राचीनतम सिक्के मानते हैं। अगर हम बात करेंगे उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड का इतिहास नामक यह पुस्तक है, जो कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा प्रकाशित की गई। इस पुस्तक की विशेषता यह है कि इस पुस्तक में सभी इतिहासकारों की बातों को दर्ज करा गया, अर्थात उनके स्टेटमेंट इसमें शामिल किए गए। तो इस पुस्तक में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि अमोघभूति प्रकार के सिक्कों को सबसे प्राचीनतम सिक्कों की श्रेणी में रखा गया है। तो इस पुस्तक को आधार मानते हुए हम भी फिलहाल यही मान के चलते हैं कि अमोघभूति प्रकार के सिक्के ही सबसे प्राचीन सिक्के रहे होंगे। बात करेंगे अल्मोड़ा प्रकार के सिक्कों की। अल्मोड़ा प्रकार के सिक्कों में धातु के रूप में केवल ताम्र धातु का प्रयोग, जबकि लिपि के तौर पर केवल ब्राह्मी का प्रयोग मिलता है। अल्मोड़ा प्रकार के सिक्कों में 8 कुनिंद राजाओं के नामों का उल्लेख मिलता है, जो कि इस प्रकार है, जैसे शिवदत्त, हरिदत्त, शिवपालित, शिवरक्षित, गोमित्र, विजयभूति, मगभतस्य एवं आसिक। ये 8 प्रमुख शासक हैं जिनका नाम हमें अल्मोड़ा प्रकार के सिक्कों में देखने को मिलता है। इनमें से कुछ ऐसे शासक हैं जिनके हमें अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें जैसे गोमित्र हो गया, विजयभूति, शिवपालित, हरिदत्त, शिवदत्त एवं आसिक आदि के हमें अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। अगर हम अल्मोड़ा प्रकार के सिक्कों के प्राप्ति स्थल की बात करेंगे तो यह अल्मोड़ा के अलावा कत्यूर घाटी, वर्तमान बागेश्वर और इसके अलावा पौड़ी के भेड़गांव आदि क्षेत्रों से हमें अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के प्राप्त होते हैं, जबकि कत्यूर घाटी से हमें 54 सिक्के प्राप्त हुए हैं, जो कि अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के थे। और अल्मोड़ा प्रकार के सिक्कों को वर्तमान में लंदन में ब्रिटिश संग्रहालय में भी संरक्षित रखा गया, अर्थात वहां पर भी आप इन सिक्कों को देख सकते हैं।
तीसरे प्रकार के सिक्के छत्रेश्वर प्रकार के सिक्के, जिनमें धातु के रूप में केवल ताम्र धातु का प्रयोग और लिपि के रूप में केवल ब्राह्मी का प्रयोग मिलता है। और यहाँ पर जो उपाधि या फिर लेख देखने को मिलता है वो इस प्रकार है, भगवत छत्रेश्वर महात्मन। इसके अलावा छत्रेश्वर प्रकार के सिक्कों में हमें कुषाण प्रभाव देखने को मिलता है। तो जो इतिहासकार रहे हैं, इतिहासकारों ने अमोघ भूति प्रकार के सिक्कों पर इंडो ग्रीक अर्थात हिंद यमन प्रभाव बताया है। अल्मोड़ा प्रकार के सिक्कों में यूनानी प्रभाव बताया गया, जबकि छत्रेश्वर प्रकार के सिक्कों में कुषाण प्रभाव बताया गया। अर्थात कहने का मतलब है कि जिस प्रकार के सिक्के कुषाणों ने भारत में चलाए, उसी की हूबहू नकल के सिक्के हमें उत्तराखंड के क्षेत्रों में कुड़िंदों के द्वारा जारी किए गए, जिन्हें हम छत्रेश्वर प्रकार के सिक्के कहते हैं। यह आपने अभी तक कुड़िंदकालीन सिक्कों की विशेषताएं एवं उनके प्रकारों को देखा। अब हम बात करेंगे कुड़िंदकालीन सिक्कों पे प्राप्त चित्रों की। तो कुड़िंदकालीन जो सिक्के हैं वहां से हमें अनेक प्रकार के चित्र देखने को मिलते हैं। यह आप पुस्तक में देख सकते हैं। यहाँ पर कुड़िंदकालीन जो मुद्राएं हैं, वास्तविक मुद्राएं ऊपर की तरफ दिखाई गई, जबकि उनका परिवर्तित स्वरूप नीचे की तरफ देखने को मिल रहा है। तो इन चित्रों में हमें, इन मुद्राओं में हमें अनेक प्रकार के चित्र देखने को मिलते हैं, जैसे मृग नाग नंदी, बोधि वृक्ष, बौद्ध मठ, स्वास्तिक चिन्ह, मानव के चित्र भी हमें देखने को मिलते हैं। कहीं कहीं पर हमें हिरण के चित्र दिखाई दिए और इसके अलावा हमें लहरदार रेखाओं का भी चित्रांकन देखने को मिला है। तो ये सारी विशेषताएं हैं कुड़िंदकालीन चित्रों की, कुड़िंदकालीन मुद्राओं की, जहां पर हमें विविध प्रकार के चित्र देखने को मिलते हैं। हालांकि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, किंतु आप अपनी जानकारी के लिए ध्यान रख सकते हैं। आइए दूसरा पहलू बात करेंगे। जो कुड़िंदकालीन मुद्राएं हैं वह हमें उत्तराखंड के किन किन क्षेत्रों से प्राप्त हुई है और उत्तराखंड से बाहर कहां कहां से प्राप्त होते हैं, आइए उसको देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों की। वैसे उत्तराखंड के बहुत सारे स्थानों से हमें कुड़िंदकालीन मुद्राएं प्राप्त हुई है, लेकिन मैं यहाँ पर केवल चुनिंदा स्थानों का ही जिक्र करूंगा, जैसे पुरोला के देवडुंग से, टिहरी के अठूर एवं थत्यूर से, जबकि पौड़ी गढ़वाल के दुगड्डा, सुमाड़ी एवं भेड़गांव आदि से हमें कुड़िंदकालीन मुद्राएं प्राप्त हुई। इसके अलावा बेहट जो कि सहारनपुर में स्थित है, यहाँ से भी हमें कुड़िंदकालीन मुद्राएं देखने को मिलती है। अगर हम उत्तराखंड से बाहर बात करें तो पंजाब के रोपड़, रूपनगर एवं सुनेत आदि स्थानों से हमें कुड़िंदकालीन सिक्के मिले हैं। हिमाचल प्रदेश के चाकर, ज्वालामुखी एवं मंडी आदि क्षेत्र से कुड़िंदकालीन सिक्के मिले हैं। और इसके अलावा हरियाणा के अंबाला, सुंगगांव, नारायणगढ़ और करनाल आदि स्थानों से हमें कुड़िंदकालीन सिक्के देखने को मिलते हैं। तो इन प्रमुख स्थानों के नाम आप जरूर ध्यान रखना, क्योंकि ये आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए अब हम बात करेंगे कुड़िंदकालीन साम्राज्य विस्तार की, यानी कुड़िंदों का राज्य कहां से कहां तक था। तो इतिहासकारों के अनुसार कुड़िंदों के अगर हम राज्य विस्तार की बात करेंगे तो उत्तर में हिमालय इनकी राज्य का सीमा केंद्र था, दक्षिण में बेहट जो कि सहारनपुर में स्थित है और यहाँ से हमें कुड़िंदकालीन मुद्राएं भी प्राप्त हुई है। इसके अलावा बेहट कुड़िंदों की अंतिम राजधानी भी बताई जाती है, जो कि सहारनपुर वाले क्षेत्रों में स्थित है। तो उत्तर में हिमालय, दक्षिण में बेहट, पूर्व में काली नदी से लेकर पश्चिम में सतलज नदी तक कुड़िंदों का साम्राज्य विस्तार हमें देखने को मिलता है। तो यह आप विशेष तौर पर ध्यान रखना, उत्तर में हिमालय, दक्षिण में बेहट सहारनपुर तक, पूर्व में काली नदी से और पश्चिम में सतलज नदी तक कुड़िंदों का साम्राज्य विस्तार देखने को मिलता है। आइए अब हम बात करेंगे कुड़िंदों का शासनकाल कब से कब तक दर्शाया गया है। हालांकि यहाँ पर इतिहासकारों के बीच मतभेद है, फिर भी हम लगभग राउंड फिगर में मान के चल सकते हैं कि महाभारत काल से लगभग 300 ईस्वी तक कुड़िंदों के शासनकाल को दर्शाया गया। अर्थात 1000 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी, 1000 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी अर्थात एडी तक कुड़िंदों के शासनकाल को इतिहासकारों ने दर्शाया है। तो इस कालखंड को हम 3 चरणों में पढ़ने का प्रयास करेंगे, 1000 ईसा पूर्व से और 300 ईस्वी तक, अर्थात महाभारत काल से और 300 ईस्वी तक। जैसे प्रथम चरण में हम देखते हैं कि महाभारत कालीन कुड़िंद, यानी कि महाभारत काल में कुड़िंद शासकों का हमें उल्लेख मिलता है और महाभारत में कुड़िंदों को द्विज के नाम से संबोधित करा गया। जबकि महाभारत काल में 2 कुड़िंद राजाओं का हमें उल्लेख मिलता है, राजा सुबाहु जिनकी राजधानी श्रीनगर या श्रीपुर थी, और दूसरे थे उनके बेटे राजा विराट जिनकी राजधानी विराटगढ़ी जौनसार क्षेत्र में थी। कहा जाता है कि महाभारत काल में सुबाहु और राजा विराट के द्वारा पांडवों की तरफ से महाभारत के युद्ध को लड़ा गया। तो ये संपूर्ण जो इस प्रकार की जो घटनाक्रम है वो हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन हमारे लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है, तो इसीलिए हम इन पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो ध्यान रखना, पहला चरण वह कालखंड है जहां पर हम महाभारतकालीन कुड़िंदों की जानकारी पढ़ते हैं, जिनमें राजा सुबाहु, राजा विराट का उल्लेख है,
राजधानी श्रीनगर थी, दूसरी राजधानी विराटगढ़ी थी और कुनिंदों को महाभारत काल में द्विज के नाम से संबोधित करा गया। दूसरा कालखंड वह कालखंड है जिस समय भारत में मौर्य एवं शुंगों का काल चल रहा था और उत्तराखंड का क्षेत्र कुछ समय के लिए मौर्य एवं शुंगों के अधीन रहा। आइए इस बात की पुष्टि करते हैं। मौर्यकालीन जो कालसी शिलालेख है वो हमें कालसी वाले क्षेत्रों से प्राप्त हुआ, जिसमें यहाँ पर निवास करने वाले लोगों को पुलिंद के नाम से संबोधित करा गया, अर्थात कालसी शिलालेख में कुनिंदों को पुलिंद के नाम से संबोधित करा गया, जबकि इस क्षेत्र के लिए अपरांत शब्द का प्रयोग किया गया। तो कालसी शिलालेख इस बात की पुष्टि करता है कि मौर्य शासक अशोक ने कुछ समय तक उत्तराखंड के क्षेत्रों को अपने अधीन किया हुआ था, जिसकी जानकारी हमें कालसी शिलालेख से मिलती है। मौर्यों के पश्चात शुंग राजवंश के द्वारा भी कुछ समय तक उत्तराखंड के क्षेत्रों पर अधिकार करा गया। इसकी जानकारी हमें प्रोला से प्राप्त यज्ञ वेदियां एवं ईंटों से मिलती है तथा अंबाड़ी गांव से प्राप्त मृण मुद्रा अर्थात मिट्टी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो कि किसी भद्रमित्र नामक शासक की बताई जाती है और इस भद्रमित्र शासक का संबंध शुंग काल से बताया जाता था। तो इस प्रकार आपने देखा कि कुनिंदों का जो दूसरा कालखंड है जिसमें हम मौर्य एवं शुंगों का उत्तराखंड के क्षेत्रों में अधिकार देखते हैं और उनकी पुष्टि देखते हैं, तो इस समय कुनिंदों की जो राजधानी बताई जाती है वो कालकूट बताई जाती है। यानी मौर्य और शुंग काल में कुनिंदों की जो राजधानी थी वह कालकूट थी और अशोक के कालसी शिलालेख में इस समय कुनिंदों के लिए पुलिंद शब्द का उल्लेख किया गया। तो यह था दूसरा कालखंड जब हम मौर्य एवं शुंग काल को देखते हैं। तीसरा कालखंड वह कालखंड है जब भारत में मौर्यों का पतन हो गया और शुंगों का भी लगभग पतन चल रहा था। इस कालखंड के पश्चात यानी मौर्य उत्तर काल, इसको कहते हैं मौर्य उत्तर काल, यानी मौर्यों के बाद हमने अभी देखा कि मौर्यों के समय तो उत्तराखंड का क्षेत्र और जो कुनिंद लोग थे वो मौर्यों के अधीन थे या मौर्यों के अधिकार क्षेत्र में शासन कर रहे थे। लेकिन जैसे ही भारत में मौर्यों का पतन हुआ तो मौर्यों के पतन के पश्चात तीसरे कालखंड में अमोघ भूति के नेतृत्व में कुनिंदों के द्वारा स्वयं को संगठित एवं शक्तिशाली राज्य के रूप में स्थापित करा गया, जिस बात का प्रमाण हमें अमोघ भूति के सिक्कों से मिलता है और उसके सिक्कों में प्राप्त उसकी उपाधि जो कि इस प्रकार है, राजा कुनिंदस्य अमोघ भूति महाराज। अमोघ भूति की प्रारंभिक राजधानी शत्रुघ्न नगर बताई जाती है, जबकि बद्रीदत्त पांडे के अनुसार कुनिंदों की अंतिम राजधानी बेहट अर्थात सहारनपुर को बताया जाता है। तो ध्यान रखना, कुनिंदों का जो स्वर्णिम काल माना जाता है वो तीसरा कालखंड माना जाता है 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के मध्य, जब मौर्यों का भारत में पतन हुआ। मौर्यों के पतन के पश्चात उत्तराखंड के क्षेत्रों में कुनिंदों ने अमोघ भूति के नेतृत्व में स्वयं को संगठित करा एवं शक्तिशाली राज्य के रूप में अपना अस्तित्व प्राप्त करा। अमोघ भूति की प्रारंभिक राजधानी शत्रुघ्न नगर थी, जबकि उसके बाद के जो उत्तरवर्ती शासक थे उन्होंने अंतिम तौर पर राजधानी बेहट अर्थात सहारनपुर में स्थापित की है। इस बात की जानकारी बद्रीदत्त पांडे देते हैं। तो ये आपने कुनिंदों का शासन काल देखा लगभग 1000 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के मध्य, यानी महाभारत काल से और 300 ईस्वी के मध्य, जिसको हमने 3 चरणों में कंप्लीट करा है। पहला चरण महाभारत काल के अंतर्गत आता है जहां पर कुनिंद राजा सुबाहु और उसकी राजधानी श्रीनगर, कुनिंद राजा विराट और उसकी राजधानी विराटगढ़ी का उल्लेख मिलता है। दूसरा कालखंड वह कालखंड था जब भारत में मौर्य एवं शुंगों का काल चल रहा था। उत्तराखंड का क्षेत्र मौर्य और शुंगों के अधीन रहा है, मौर्यों के अधीन रहा है, इस बात की जानकारी कालसी शिलालेख से मिलती है। जबकि कुछ समय तक उत्तराखंड का क्षेत्र शुंगों के अधीन रहा, इस बात की जानकारी प्रोला से प्राप्त यज्ञ वेदिया एवं ईंटों से मिलती है तथा अंबाड़ी गांव से प्राप्त मृण मुद्रा अर्थात मिट्टी की मूर्ति से प्राप्त होती है। ये मिट्टी की मूर्ति किसी भद्रमित्र नामक शासक की बताई जाती है, जिसका संबंध इतिहासकार शुंग काल से संबंधित करते हैं। और तीसरा कालखंड वह कालखंड था जब भारत में मौर्यों का पतन हुआ और उत्तराखंड के क्षेत्रों में अमोघ भूति के नेतृत्व में कुनिंदों ने स्वयं को संगठित करा और एक शक्तिशाली राज्य के रूप में जन्म लिया। इस बात की पुष्टि हमें अमोघ भूति के सिक्कों से मिलती है और उसके सिक्कों पर उसकी उपाधि से प्राप्त होती है, जिस प्रकार की उसके द्वारा उपाधि की गई। और अमोघ भूति की जो राजधानी थी वो शत्रुघ्न नगर थी, अंतिम राजधानी बेहट को बताया जाता है। तो कुल मिला के आपने शासनकाल को देखा, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं शासनकाल, फिर भी आप नॉर्मली ध्यान रखना। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता कि कुनिंदों का स्वर्णिम काल किस समय काल को कहा जाता है। तो कुनिंदों का स्वर्णिम काल वह काल था जब भारत में मौर्यों का पतन हुआ। तो ये समय काल कब से कब तक है? लगभग 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के मध्य, यानी कि मौर्यों के पश्चात ही कुनिंदों के जो टाइम पीरियड था उसे ही हम कुनिंदों का स्वर्णकाल कह सकते हैं। इसके अलावा आप कुनिंदों की राजधानी ध्यान रख सकते हैं।
क्योंकि यह भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुनिंदाओं की राजधानी कौन कौन सी रही है और कहाँ कहाँ पर रही है। तो कुनिंदाओं की पहली राजधानी श्रीनगर थी, दूसरी राजधानी विराटगढ़ थी, तीसरी राजधानी मौर्य काल में कालकूट अर्थात कालसी थी, चौथी राजधानी शत्रुघ्न नगर जो कि अमोघभूति के द्वारा बनाई गई, और अंतिम एवं पांचवी राजधानी बेहट थी जो कि सहारनपुर में स्थित है, और यह अमोघभूति के उत्तरवर्ती शासकों के द्वारा स्थानांतरित की गई। और बद्रीदत्त पांडे के अनुसार अंतिम राजधानी बेहट अर्थात सहारनपुर थी, जहां से हमें कुनिंदकालीन सिक्के एवं मुद्राएं प्राप्त हुई है। तो ये ओवरऑल आपने देखा कुनिंदों का शासनकाल कब से कब तक था। अब इसके बाद हम बात करेंगे कुनिंदों के करतरपुर राज्य की। कुनिंदाओं का करतरपुर राज्य, जिस समय भारत में गुप्तों का शासन चल रहा था, उसी समय अवधि में उत्तराखंड के क्षेत्रों में करतरपुर राज्य का उदय हुआ। और इतिहासकारों ने कहा कि जो एक करतरपुर राज्य था यह कुनिंदाओं का ही अर्ध स्वतंत्र राज्य था। तो कौन कौन से वो साक्ष्य थे, कौन कौन से वो एविडेंस हमारे पास मौजूद थे जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि जो करतरपुर राज्य था उसका सीधा संबंध कुनिंदाओं से लगाया जाता था। तो इसकी संपूर्ण कहानी हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।